दान पेटी चोरी हुई, रिपोर्ट करने गया तो ओम प्रकाश यादव जो मेरे बच्चे के तुल्य है वो मुझे बुला के चेंबर में बोलता है चाहूँगा तो बहुत कुछ कर दूंगा तेरे खिलाफ। और लैंग्वेज मैं तो नहीं समझता कि पहले जो पुलिसिंग थी और पुलिसिंग की जो कर्तव्य है उसका 1% भी ओम प्रकाश यादव का रहा। नियम में तो पुलिस को केवल 2 ही अधिकार है, धारा 154 या धारा 155 की रिपोर्ट लिखने का, लेकिन ये पावती देने का कौन सा नियम है मेरे समझ में आज तक नहीं है। नियम तो 154 अगर संज्ञेय अपराध है तो 154 में FIR लिखी जाए, अगर संज्ञेय अपराध नहीं है तो 155 में लिख के तत्काल दे कि आप जाइए न्यायालय का शरण लीजिए। अगर नकील भी बहुत मुश्किल से दिया, कई अभिलेखों को गायब कर दिया गया, पूरे अभिलेख नहीं मिले। ये कहेंगे कि विभागीय होकर विभाग की छवि इस तरीके से धो दिए, तो मेरा उसमें दोष नहीं, मैं तो क्षमा चाहूँगा इसके लिए। और मैं हर हालत में ओम प्रकाश यादव को तो दंडित करा के ही छोड़ूंगा, चाहे विभागीय रूप से हो या न्यायालय से हो। मैं सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हूँ, लगभग 10 साल पहले मैं रिटायर हुआ हूँ। मेरे को जनकलाल गुप्ता कहते हैं। मेरे घर के पास मेरे मातोश्री द्वारा श्री संकट मोचन हनुमान जी की स्थापना आज से लगभग 40-45 साल पहले कराया गया था मंदिर का निर्माण। मंदिर निर्माण के बाद संचालन व्यवस्था टोटल मेरे द्वारा, मेरे माता जी के द्वारा किया जा रहा है। माता जी का देहांत अरसे पूर्व हो चुका है, मैं भी सेवानिवृत्त 10 साल के पूर्व हो चुका हूँ। ऐसी स्थिति में मंदिर की रखरखाव देख रेख के लिए एक व्यवस्था बनाने के लिए, स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए मैं आम बैठक करवा के, अनाउंसमेंट के बाद बैठक करवाया और मैं प्रतिनिधि चुन दिया। मंदिर में ट्रस्ट पंजीयन की प्रक्रिया चालू करवा दिया। ट्रस्ट पंजीयन, विज्ञापन वगैरह, राजपत्र वगैरह में सब में आने के बाद में निकला कि मौका जांच के लिए। मैं बोला सर मौका जांच कर लीजिए और देख लीजिए जो ज़मीन है मंदिर के नाम से है उसका दुरुपयोग ना हो। RI आया जांच के लिए, कुछ असामाजिक तत्व उनको डांट फटकार के भगा दिया। वहाँ जानकारी हुआ तो उसके बावजूद भी 6 महीना तक कोई मौका जांच के लिए नहीं आया। जांच आए, अचानक में मेरे को बुला रहे हैं, जबकि पूरा उन्हीं लोग का असामाजिक तत्वों को बुला के इकट्ठा किया गया था, पंचनामा बनाया गया। तो मेरी उपस्थिति में वो लोग आपत्ति दर्ज किए। मैं बोला ठीक है, आपत्ति दर्ज है तो आप अपना आपत्ति का बताइएगा कोर्ट में, न्यायालय में बताइएगा भाई क्या आपत्ति है। न्यायालय में मैं चैलेंज किया कि भाई जो आपत्ति करता है उनका क्या अधिकार है, किस टाइप का है और क्यों आपत्ति कर रहे हैं। जो सार्वजनिक हित के लिए मैं बनाया हूँ, मेरे पूर्वज बनाए हैं और हम सार्वजनिक हित को समर्पित कर रहे हैं, सार्वजनिक में सुपुर्द कर रहे हैं। ये भी नहीं कि मैं अपने नाम से कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। तो SDM के यहाँ चलते रहा, पेशी दर पेशी दौड़ाते रहे। अंत में बात आई, जांच हुआ। जांच के बाद में इनको बार बार बुलाया गया, जबकि आपत्ति भी SDM मंगवा के लिए है। मंगवा के लेने के बावजूद भी ये जाती नहीं थे पेशी में। उस टाइम SDM कौन थे सर? शुरू में SDM थे अजय त्रिपाठी। वो करने के मेरे को भी बोले कि मैं शासकीय ट्रस्ट पंजीयन कर देता हूँ। मैं बोला चाहे जो भी कीजिए, मंदिर का एक ही उद्देश्य है कि सुबह शाम नियमित पूजा पाठ हो, रख रखाव सही हाथों में हो, मेरा बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। तो वो भी टाल के अपना चले गए, ऑर्डर करते करते नहीं किए। आए उसके बाद में प्रदीप साहू जो अभी भी हैं, इनके द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के पास भी गया। मैं बोला कि कलेक्टर साहब, SDM साहब अनावश्यक ट्रस्ट पंजीयन को लटका के रखे हैं, 2017-18 में पेश किया था और अभी तक लटका है। थोड़ा सा बोल दिया जाए जिसमें ट्रस्ट पंजीयन हो जाए, आम जन के हित में वो चले जाए, आम जन का संचालन करें, व्यवस्थित रहे मंदिर का, मेरे मरने के बाद भी इसका दुरुपयोग न हो। और नहीं तो भूमाफियागण क्या है, मंदिर के ज़मीन की जो है अपना नाम करवा के बेच लेंगे, मंदिर की अव्यवस्था हो जाएगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस पर कोई जवाब नहीं दिए, परिणाम उल्टा हुआ। SDM प्रदीप साहू, उप पंजीयक धर्मेश्वर,
ये आवेदन को ही खारिज कर दिया। मेरे द्वारा आवेदन को खारिज करने के बाद नकल निकाला, नकल भी बहुत मुश्किल से दिया और कई अभिलेखों को गायब कर दिया गया, पूरे अभिलेख नहीं मिले। फिर लीगल नोटिस दे के सिविल कोर्ट में हम लोग गए। सिविल कोर्ट में जो वाद प्रस्तुत किया, नोटिस तामील होने के बाद भी न तो कलेक्टर साहब उपस्थित हुए और न उपपंजीयक एसडीएम प्रदीप साहू ये भी उपस्थित नहीं हुए। शासन के तरफ से शासकीय अधिवक्ता तक उपस्थित नहीं हुए। एक्सपार्टी हो गया, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि अगर एक्सपार्टी होता है रिस्टोर होगा, फिर परेशानी बढ़ेगी। तो समिति के लोग अनावश्यक पेटी चोरी हुई। रिपोर्ट करने गया तो ओम प्रकाश यादव जो मेरे बच्चे के तुल्य है, वो मुझे बुला के चेंबर में बोलता है, चाहूँगा तो बहुत कुछ कर दूंगा तेरे खिलाफ। और लैंग्वेज मैं तो नहीं समझता कि पहले जो पुलिसिंग थी और पुलिसिंग की जो कर्तव्य है उसका 1% भी ओम प्रकाश यादव का रहा, 1% भी नहीं रहा। वो टोटल असामाजिक तत्वों को, अपराध और अपराधी को जन्म देकर बल देना, सहयोग देना और लूट खसोट, तिजोरी भरने पर इनका एकमात्र रोल रहा। ऐसा है कि अगर एक्सपार्टी होता है रिस्टोर होगा, फिर परेशानी बढ़ेगी। तो समिति के लोग अनावश्यक कैसे झेलते रहेंगे, ऐसी स्थिति में उपेक्षित हो जाएगा। तो अगली पेशी आने वाली है, उसमें मेरा विचार है कि पुनः आग्रह करके अधिवक्ता के माध्यम से फिर से उनके लिए उचित दिशा निर्देश जारी करवाऊंगा और वो आएँ, वो बताएं कि कैसे किन कारणों से जनहित के काम में बाधा डाले हैं। सर, इसमें जो आप बताया था कि आपको थाने से भी, मणिपुर चौकी से भी काफ़ी परेशान किया गया था जी, आपको धमकी तक दी गई थी जी, उसमें क्या था, मतलब और किसने आपको दुर्व्यवहार किया था आपके साथ? कड़वा सच है। मैं इसलिए पुलिस विभाग के खिलाफ ज़्यादा बोलना अभी तक उचित नहीं समझा, क्योंकि 45 साल की सेवा हमने पुलिस विभाग में किया है। आज भी पेंशनर हूँ और एक ओहदेदार पदाधिकारी की हैसियत से सेवानिवृत्त हूँ। तो मैं विभाग की मर्यादा को अपना मर्यादा समझ के काफ़ी हद तक मैं सोचा कि केवल अंकुशित विभागीय स्तर में हूँ। लेकिन बात यह है कि मंदिर में जब से ओम प्रकाश यादव और प्रमोद यादव पोस्टिंग हुए, इन्हीं दोनों के कार्यकाल में 3 बार मंदिर की दान पेटी चोरी हुई। कभी इनके द्वारा एफआईआर लिखा नहीं गया, टाल टाल के रखा गया, पावती दे दिए। जांच में नियम यह है, सीआरपीसी में है जी। और वैसे भी संज्ञेय अपराध की अन्वेषण की स्वतंत्रता मात्र संबंधित जज को है। उनकी प्रतिनिधि के रूप में पुलिस विभाग जो अन्वेषण करता है, पुलिस की स्वतंत्रता अन्वेषण की नहीं है। इसमें यहाँ तक कि दान पेटी चोरी हुई। रिपोर्ट करने गया तो ओम प्रकाश यादव जो मेरे बच्चे के तुल्य है, वो मुझे बुला के चेंबर में बोलता है, चाहूँगा तो बहुत कुछ कर दूंगा तेरे खिलाफ। और लैंग्वेज मैं तो नहीं समझता कि पहले जो पुलिसिंग थी और पुलिसिंग की जो कर्तव्य है उसका 1% भी ओम प्रकाश यादव का रहा, 1% भी नहीं रहा। वो टोटल असामाजिक तत्वों को, अपराध और अपराधी को जन्म देकर बल देना, सहयोग देना और लूट खसोट, तिजोरी भरने पर इनका एकमात्र रोल रहा। हमने इसके लिए संबंधित सभी विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त राज्यपाल, राष्ट्रपति, केंद्र शासन तक को आवेदन किया, परंतु 1-2 आवेदन जांच हुई। अभी लेटेस्ट में अंतिम जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला द्वारा किया गया। मेरे द्वारा कर्तव्य विमुखता से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत कर दिया गया कि सर ये है कि मंदिर की चाबी लूटने का उप निरीक्षक को कहाँ अधिकार है। मंदिर तो मेरे पूर्वज बनाए हैं, संचालन मैं कर रहा हूँ, तो मेरे सहमति के बिना मेरे द्वारा नियुक्त पुजारी को किस अधिकार से वो चौकी में बुलाए और उनका वीडियो बना के चाबी लूट के मेरे निकाले हुए पुजारी को चाबी देते हैं। तो पुजारी नियुक्त करने का तो पुलिस का अधिकार ही नहीं है। ये चाबी कौन लूटा था सर? ओम प्रकाश यादव, उसका प्रमाण भी हमने दे दिया है। लेकिन पता नहीं क्या जांच करते हैं, क्या पुलिसिंग है और क्या अपराध पर अंकुश लगा रहे हैं। पहले का नियम में तो यही है, हमने जो पढ़ा था, जो 45 साल की नौकरी किया,
हमारे हिसाब से तो अपराध और अपराधियों को पता कर न्यायालय से दंडित कराने का है। ये तो अपराध और अपराधी को जन्म देकर संश्रय देते हैं और उनको बल दे रहे हैं। केवल तिजोरी, केवल और केवल पुलिस विभाग, सरगुजा पुलिस में जहाँ तक मेरे हिसाब से अपनी तिजोरी भरने में पड़ी है और आम जनता का तो कोई हिसाब नहीं। जब मैं रिटायर्ड पेंशनर हूँ, मेरे साथ एक मेरे बच्चे के बराबर का नया लड़का बोलता है कि चाहूँ तो बहुत कुछ कर दूँ, उसकी क्या मानव अधिकार है, क्या मानव सभ्यता है, क्या संस्कार उसके खानदान का मिला होगा, ऊपर वाला जाने, मैं नहीं बता सकता। सर चाबी अब तक आपको मिली है कि नहीं मंदिरों की? चाबी जब पूजा व्यवस्था ज़्यादा गंदा होने लगा, पूर्व पुजारी द्वारा मदपान आदि करके हनुमान जी की मंदिर है वहाँ प्रवेश करके आरती करते हुए पाया, तो मैं कई लोगों के बीच में इसमें चर्चा की है कि भाई ये सब मोहल्ले के जितने भी चढ़ाए बढ़ाए ओम प्रकाश यादव के बच्चे हैं वो हमारे कोई ले देकर रिश्तेदार हैं और उनके गार्जियन को हमने बताया, तो एक चाबी केवल हनुमान मंदिर की मुझको मिली, बाकी आज तक ओम प्रकाश यादव के अधीन है। स्टोर की सामान भी कब्जे में है, उसकी भी आज तक कोई अता पता नहीं चल रहा है। मंदिर में जो लाउड स्पीकर लगे हैं भजन के लिए वो बंद सड़ रहे हैं। बाइक वगैरह नया नया था 7-8 ठो, वो कहाँ गया ये भी पता नहीं है। चल अचल संपत्ति 45 साल की पुरानी मंदिर का क्या क्या हो सकता है वो आस्थावान लोग ही जानते हैं। सर इसमें क्या पुलिस को यह अधिकार है कि वो मंदिर की चाबी इस तरह से रख सके? कतई नहीं। अपराध बकायदे अगर मंदिर की पूजा अर्चना आम जन के ठेस पहुंचाते हैं, उपासना स्थल में वो कर रहे हैं, तो वो मात्र 295, 298 की अपराध की कार्रवाई कर सकते हैं। वो तो अब चला गया, लेकिन वो चाबी लेने का तो वो सीधे लूट ना हो गया। वो तो ओम प्रकाश यादव के खिलाफ धारा 392 का होना चाहिए, लेकिन आज तक वो जांच में उनको विभागीय पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं। निश्चित तौर से पर्यवेक्षक अधिकारी, अनुशासित अधिकारी और अपीलीय अधिकारी उनको संतरे दे रहे हैं, सबको पैसा दीजिए, ऐसा प्रतीत होता है इससे। सर जैसे कि आपने बताया था कि आपने आरटीआई भी लगाया है, लेकिन आपको अब तक जानकारी चाहिए गई जानकारी नहीं दी गई है। आरटीआई तो हमने पहले भी लगाया था, पुनः अभी लगाया, और विवेक शुक्ला ओम प्रकाश यादव के खिलाफ जिसको मैं पूरा प्रमाण दिया हूँ, वो जांच भी किए, हमने प्रमाण दिया, और आज वही जन सूचना अधिकारी हैं। तो एक बार तो दिए कि आप, मैं धारा 7(1) के प्रंतुक के समय सीमा 48 घंटे के अंदर जानकारी मांगा था आरटीआई में, उन्होंने 1 महीने में दिए हैं कि इतना शुल्क पटा है 2 रुपया के हिसाब से। मैं बोला धारा इतना का अवलोकन करें, निःशुल्क देने का प्रावधान है, मुझे अविलंब दी जाए। उसकी जवाब 1 महीना बाद फिर दे रहे हैं कि आपके द्वारा ऐसा ऐसा किया गया था, जिसमें गोल मटोल वो दे दिया, उसकी जवाब हमने दे दिया। उसके बावजूद भी आज तक मेरे को आरटीआई का कोई जानकारी नहीं मिली है, इसलिए कि उनको मालूम है कि अगर न्यायालय में जाता हूँ तो कर्तव्य मुक्ता अंतर्गत धारा 166, 167, 217, 218 भारतीय दंड संहिता का अपराध है। कर्तव्य मुक्ता में बर्खास्तगी का कार्रवाई होगा, इसलिए बचाने के लिए ओम प्रकाश यादव, प्रमोद यादव को न तो मेरे को आरटीआई दे रहे हैं और न कुछ कर रहे हैं। इसमें जांच का प्रावधान किस प्रकार से, विभागीय जांच कानून प्रक्रिया क्या है, आखिर विभागीय जांच फंडामेंटल अधिकारी कर्मचारी के लिए क्यों बना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और काहे के लिए वरिष्ठ अधिकारी यहाँ बैठे हैं, जब उनको खुद करना चाहिए। दरखास्त के साथ प्रमाण दे रहा हूँ, फिर भी ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सब के सब केवल तिजोरी भरने में एक पक्षीय कर रहे हैं। जब मैं विभाग का हूँ, पेंशनर हूँ, 10 साल पहले पेंशन में बैठा हूँ, मेरा जब नहीं सुन रहे धार्मिक उपासना स्थल में, तो बाकी जनता का क्या कर सकते हैं। सर इसमें विवेक शुक्ला का क्या कहना है, वो क्या जवाब दे रहे हैं आपको? कोई जवाब नहीं मिला है और ना कोई संबंध में चर्चा करते हैं। क्या उनके द्वारा किसी तरह से आपके साथ कुछ मिसबिहेव वगैरह की गई है, कुछ ऐसी? नहीं, मिसबिहेव तो विवेक शुक्ला के द्वारा नहीं किया गया। मिसबिहेव तो केवल ओम प्रकाश यादव ही उपनिरीक्षक ही किए हैं, बाकी किसी भी अधिकारी के द्वारा भले कार्रवाई नहीं किए हैं, लेकिन उदंडता कोई पेश नहीं किए हैं।
आगे इस पे क्या करेंगे सर आप? इसमें आगे और क्या चाहते हैं और क्या करेंगे आप आगे? क्योंकि कल का लड़का मेरे लड़के के बराबर है। हमने उसको बहुत प्रयास किया संभालने का। अब विभाग उसको जिस तरीके से अड़ियल पने से संश्रय दे रहा है, मैं तो न्यायालय तक जाऊंगा और नतीजा यह होगा कि न्यायालय में जाने के बाद में पूरा विभाग की छवि धूमिल होगा। अभी तो यहां तक की छवि धूमिल हो रहा है, कल को यही कहेंगे कि विभागीय हो गए, विभाग की छवि इस तरीके से धो दिए। तो मेरा उसमें दोष नहीं, मैं तो क्षमा चाहूंगा इसके लिए। और मैं हर हालत में ओम प्रकाश यादव को तो दंडित करा के ही छोड़ूंगा, चाहे विभागीय रूप से हो या न्यायालय से हो। और कानून ओम प्रकाश यादव और विवेक शुक्ला जी मेरे को बताते हैं, मैं तो ज़्यादा अहंकार नहीं लूँगा, लेकिन यह निश्चित तौर पे आज भी मेरे घर पे कोई न कोई किसी न किसी रूप में विभागीय जांच या अपराध से संबंधित सलाह के लिए निश्चित तौर से आते हैं। और जो 45 साल कानून से खेला है निर्विवाद, उसको एक कल के बच्चे क्या कानून बताएंगे। मुझे आत्मग्लानि होता है, दुख होता है कि आज की पुलिसिंग जो है आम जनता की मौलिक अधिकारी को रक्षा करना तो दूर रहा, लूटने पर पड़े हैं। आज की पुलिसिंग और पुराने पुलिसिंग में क्या अंतर लगता है सर आपको? धरती आसमान का अंतर है। पहले अनुशासन था, आज अनुशासन लेश मात्र भी नहीं है। टोपी तिरछा पहले होता था तो अधिकारी पनिशमेंट देते थे, वर्दी गंदा होता था, अगर वर्दी कहीं गलत पहन लेते थे तो उसमें पनिशमेंट देते थे। आज तो अधिकारी को कुछ टोकना ही नहीं है, केवल पॉकेट भरना चाहिए, उनकी निहित स्वार्थ की पूर्ति होना चाहिए। आज पुलिसिंग है ही नहीं है। नहीं तो पुलिसिंग में तो ओरिजिनल जो है आम जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा, शांति सुरक्षा करना और अपराध और अपराधियों को पकड़कर न्यायालय से दंडित कराना, न कि संश्रय देना। तो यहाँ एफआईआर नहीं लिखते हैं। जब मेरे रिपोर्ट पर एफआईआर नहीं हुआ है, मुझको शांति व्यवस्था नहीं दे पाई है, यहाँ तक कि ओम प्रकाश यादव चाबी लूटने के बाद में 100-150 असामाजिक नए बच्चों के खड़ा कर दिए थे कि मैं यदि एक शब्द भी बोलता तो उस दिन मेरे जान को खतरा था, मेरे बच्चे को, पूरे परिवार को खतरा था। मेरे घर पे 3-3 बार पुराने पुजारी को, उसकी बीवी और उसकी सास तक को लेके, हमारे घर में कैमरा लगा है, और वो रात रात में आता था झगड़ा करने के लिए विविध नशे के हालत में विविध प्रकार से। तो ये बिना ओम प्रकाश यादव को, जबकि सामान्यतः ये सभी लोग जानते हैं कि पुलिस अधिकारी सेवानिवृत्त है, इस तरीके से हिम्मत का कोई नहीं कर सकता है जब तक किसी पुलिस अधिकारी का बल न हो। ओम प्रकाश यादव का रोल था कि किसी तरह से मेरा अपमान करे, और उसके बावजूद भी पुलिस अधिकारी, आईजी, एसपी सब आंख बंद किए पड़े हैं। तो शोषण का प्रतीक है मेरा। सर, आपको ये लगता है कि आप एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं, आपके साथ ऐसी स्थिति परिस्थिति सामने आ रही है, तो क्या आप आम जनता के साथ कैसी व्यवहार करती हुई, क्या हरकतें होती होगी पुलिस के द्वारा? ये तो आपको पहले बता चुका कि ये आम जनता पुलिसिंग से बिल्कुल हट के आज की पुलिस काम कर रहे हैं। जैसे खास करके ओम प्रकाश यादव, ये अपने दायित्व का निर्वहन, अपने पद के दुरुपयोग किए हैं, पद का उपयोग नहीं किए हैं। जब मेरा रिपोर्ट का एफआईआर नहीं हो रहा है, ये आवेदन लेने का क्या अधिकार है इनको? 154 या 155 में लिखें, संबंधित सीएसपी एसपी क्या कर रहे हैं? जब आवेदन दिया क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? जांच होता है तो जांच अधिकारी जो फाइंडिंग अफसर हैं, चाहे एसपी चाहे आईजी हों, उसको पढ़ के उसके मूल्यांकन क्यों नहीं करते? फाइल नस्ती ये पहले नहीं, जनहित की काम को पहले देखते थे, आज नहीं देखते। इसलिए जनता आज शोषित है और आम जनता पुलिस से टोटल दूरी बना ली है और असहयोग की भावना आम जनता में आ चुकी है। पहले हम लोग के टाइम में जाते थे, गांव वाले चाहते थे कि मेरे दरवाजे पे बैठे, और बैठ भी गए तो एक मेहमान के तरह से
अतिथि देवो भव के रूप में स्वागत करते थे और वो अपना सौभाग्य मानते थे। आज तो मैं नहीं समझता कि बिना मांगे एक गिलास पानी भी पुलिस को मिलता होगा तो वही खास लोग ही देते होंगे, क्योंकि मैं जब से रिटायर हुआ पूरा देख रहा हूं। ज्यादा विभाग के खिलाफ बोलना उचित नहीं समझूंगा मैं, है तो बहुत सारे मुद्दे, लेकिन दुखी आत्मा इतना जरूर बोल दिया। ओम प्रकाश यादव चूंकि यहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, अब वो एएसआई के पद पे नहीं एसआई के पद पे गांधीनगर थाने में पदस्थ हैं, तो आपकी जो चाबियाँ थी उनके पास थी, अभी भी क्या चाबियाँ उन्हीं के पास है? उन्हीं के ओम प्रकाश यादव मेरे शिकायतबाजी के काफ़ी दिन के बाद अभी जो नए एसपी साहब आए हैं तो इनको हटाए हैं, नहीं तो ये खंभा गाड़ के बैठे हुए थे। जब पूजा व्यवस्था बिगड़ने लगा, मोहल्ले का काफ़ी हद तक आया और हमने अधिकारियों के कान में भी डाला, कुछ राजनेताओं के कान में भी डाला, तो एक चाबी मात्र मुझको मिला हनुमान मंदिर का। बाकी स्टोर का पूरी चाबी आज भी उनके कब्जे में है। हो सकता है, मैं जाने अनजाने में नहीं जानता हूँ, मेरे ख्याल से तो मैं जब मेरी माता श्री मंदिर बनवा रहे थे, पूरे मोहल्ले के एक भी लोग कोई एक ईंटा नहीं खसकाया था। योगदान तो छोड़ दीजिए, योगदान तो बाहर से ही माता जी ली हैं और अपने से पैसा लगा के तन मन धन लगा के बनाई हैं, लेकिन बाकी चाबी लिए हैं। हो सकता है कि ओम प्रकाश यादव के पूर्वजों का भी योगदान हो, या वो लोग बनवाए होंगे, मैं गलत फहमी में हूं, इसलिए बाकी चाबी को कब्जा करके रखे हो। बाकी चाबी आज तक नहीं मिला है, और न पुरानी लाउड स्पीकर और संगीत वादन सामग्री वगैरह था, रामायण वगैरह, नया माइक दिलवाया था, 8 माइक था, आज एक भी मंदिर में नहीं है। इसके संबंध में हमने अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन कान किसी के कान में जू तक नहीं चली है।